जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। जो हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम मेंस की आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट सेक्शंस के मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, आपसे इकोनॉमी के हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं आपके सिलेबस के उनको कवर करेंगे थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टारगेट टॉपिक है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉलिसी, सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ अलग अलग सेक्टर्स टू द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, एंड ब्रीफली एनलिस्ट 4 टाइप्स ऑफ स्किल लेवल्स। तो 8 मार्कर है, तो आपको स्किल डेवलपमेंट पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्या अलग अलग इकोनॉमी में हमारी इस वक्त चीजें जो है वो चल रही हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो रिपोर्ट्स को कुछ, जैसे कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के बारे में आप बात कर सकते हो 2021 की, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस या कह लो उसकी कुछ लिस्टिंग्स को यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट कर सकते हो कि जैसे 2000 अगर अभी की बात करें तो 45.9% यंग पीपल वुड बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल, बाकी 46 एंड 47 इन 2020 2019। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप बता सकते हो कि 2020 में इट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई, जो कि एक कह लो कि कोविड की वजह से भी, कुछ लॉकडाउन के भी असर जो थे उसका भी एक रिजल्ट था। देन अगर आप यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रीसेंट एचडीआर को भी टच करना चाहो तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी फेचिंग यू गुड मार्क्स, कि आप रिपोर्ट्स में उनमें क्या बातें की गई हैं रीसेंट उसको भी लिस्ट कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के भाई, केवल 1 in 5 इंडियंस, ओनली 1 in 5 इंडियंस इन द लेबर फोर्स कैन बी सेड टू बी स्किल्ड अकॉर्डिंग टू द जस्ट रिलीज्ड एचडीआर रिपोर्ट। तो ये आपको दिखा रहा है कि स्किल्स जो हैं वो मिसिंग है, सिर्फ 1 in 5 कैन बी सेड टू बी स्किल्ड इन इंडिया। फिर आप बता सकते हो कि ये देखो 4 लेवल्स हैं, 1 2 3 4, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल रूटीन मैनुअल लेबर हो रही है, जैसे स्ट्रीट वेंडर है, हाउस होल्ड कुक्स हैं, ऐसे सर्वेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मेड्स हैं। फिर दूसरा कि जहां पे मशीनरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कुछ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, ये सेकंड लेवल का स्किल हो जाएगा। तीसरे लेवल का स्किल जहां पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स का काम हो रहा है, क्लेरिकल सुपरवाइजरी कोई काम है, ऐसा कुछ कर रहा है कोई, कम्युनिकेशन स्किल जिसके कहा जहां पे अच्छे रिक्वायर्ड हैं, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो तीसरा लेवल हो जाएगा। और आखिरी लेवल जहां पे कोई डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी चाहिए, जहां पे आप प्रैक्टिकली किसी चीज को जो है ऑन ग्राउंड कुछ अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके कर रहे हो, जैसे कि मान लो सीए है, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ऑथर्स हैं, ये आ जाएंगे आपके फोर्थ लेवल में। ठीक है, तो ये आपका ब्रीफ हो जाएगा कि स्किल्स के अलग अलग टाइप्स आपने बता दिए। फिर आप बढ़ोगे बताने के लिए कि भाई क्या इश्यूज चल रहे हैं अभी हमारी इकोनॉमी में विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स, कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे जो हम फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट, इनको आप डिस्कस करोगे। तो इनसफिशिएंट कैपेसिटी आप बताओगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो हैं वो उतनी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनके पास उतने ट्रेंड और हाईली स्किल्ड जो है फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी को मोटिवेट करने की जरूरत है। वी नीड टू टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय दोस फैकल्टीज हु आर मोटिवेटेड देमसेल्व्स, कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान दे सकें, राइट। तो ये एक इशू हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला इशू होगा मोबिलाइजेशन के आउटलुक जो है लोगों का अभी भी ट्रेडिशनल स्किल्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है, और यही कारण है कि इंडस्ट्री बोलती है कि भाई ऑब्सोलीट स्किल है, वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है अभी भी बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है, राइट। देन नेक्स्ट आप बताओगे स्केलेबिलिटी, कि कोई भी मॉडल अगर है उसको अगर सक्सेसफुल करना है, ठीक है, तो उसमें सभी लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन देयर इज लिमिटेड बाय इन फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, के कॉर्पोरेट का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है इस चीज में, एंड इसलिए आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे स्किल मिसमैच जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है। और उसी चीज को हम यहाँ देखेंगे भी कि देयर इज अ स्किल मिसमैच। क्या बोल रहा है कॉर्पोरेट कि भाई इंडस्ट्री कह रही है कि बहुत सारे स्किल्स जो हैं हमें चाहिए, लेकिन हमें मिलते नहीं है वो स्किल्स, क्योंकि एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इम्पार्ट ही नहीं कर रहे हैं उन स्किल्स को, राइट। सो देयर इज अ लैक ऑफ इंडस्ट्री फैकल्टी इंटरैक्शन, जो कि एक रीजन है कि स्किल सेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो सूट ही नहीं करते एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट को। और रिजल्ट क्या हो रहा है कि चाहे लोग उस हिसाब से स्किल्ड हों भी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, या दे आर नॉट सुटेबल फॉर सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द डिजाइनिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट करिकुलम, के भाई इनसे इनपुट तो ले लो, इनसे पूछ तो लो कि इनको किस तरीके का स्किल जो है वो रिक्वायर्ड है, और उसी चीज को आप जो है फिर करिकुलम में या फिर सिलेबस में इंक्लूड करो।
वही चीज एजुकेशनल या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इम्पार्ट करने की कोशिश करें, राइट। सो दैट इज द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा डिटेल में डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। शुरुआत आप कर सकते हो विद अ बेसिक डेफिनेशन के, होता क्या है भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो यूएन की डेफिनेशन यूज कर सकते हो, यूएन पॉपुलेशन फंड की, कि ये क्या कह रहा है कि 15 से 64 साल की जो उम्र की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो अच्छा आप ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम द शिफ्ट इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। ठीक है, मेनली जब आपका शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, वही कौन सा 15 टू 64 ईयर्स वाला, ये ज्यादा है कंपेयर टू द नॉन वर्किंग या फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी है, जो 65 से ज्यादा है या फिर 14 से कम है। क्यों? क्योंकि ना तो द चिल्ड्रन हु आर बिलो 14 दे कैन वर्क, राइट, एंड नॉर द पीपल हु आर अबव 65 दे आर एफिशिएंट इनफ और दे हैव दैट kind of physical energy or capabilities that they can contribute to the employment or they can contribute to economic growth. Then you can move to the body of the question, जहां पे आप बताओगे डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया के 2018 से हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है that has grown larger than the dependent population, जो कि हमारे लिए क्या हो सकता है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में काम कर सकता है। तो दिस बल्ज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज गोइंग टू लास्ट टिल 2055 और 37 इयर्स फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। तो कह लो कि ये लिमिटेड, भाई ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड स्कोप है आपके पास, यू जस्ट हैव अ लिमिटेड विंडो इफ यू वांट टू encash on the opportunity, if you want to build or if you want to benefit from this working age population या फिर working age bulge in the population। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप बताओगे कि यूएनएफपीए की स्टडी में इट वाज फाउंड के 3 सेट्स ऑफ स्टेट्स जो हैं दे वुड हैव देयर विंडोज ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। पहला सेट है साउथ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहां पे ये केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, दिल्ली, ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं। इनके लिए विंडो जो है दैट इज गोइंग टू in the next 5 years जो है this is going to either get closed or you can say it is about to get saturated in the next 5 years। दूसरा है सेकंड सेट ऑफ स्टेट्स, जहां पे हम बात कर रहे हैं कर्नाटका, उड़ीसा, हिमाचल भी उसमें इंक्लूडेड है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा एचपी का जो कैटेगराइजेशन है वो सेकंड स्टेट में है। ठीक है, ये स्टेट्स जो हैं इनके लिए ओपन रहेगा ये विंडो फॉर द नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स। तो ये आप इसको ऐड कर सकते हो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली, दैट फॉर हिमाचल दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 12 15 इयर्स दैट we can encash on the demographic bulge or the demographic dividend। ठीक है जी, then you'll move to the third set of states, that is क्या बोला इसने कि includes the high fertility states in the hinterland of India, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार। और यहाँ पे डेमोग्राफिक जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज येट टू ओपन, कि यहाँ अभी इट इज येट टू ओपन एंड दे मे हैव इट इवन इन द 50s एंड 2060s, जो कि कह लो लेट टुवर्ड्स द अदर सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, राइट। तो ये आप बता सकते हो तीसरा सेट होगा। ठीक है जी, देन लास्टली आप इसके बाद एडवांटेजेस बताओगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के। पहली बात तो इंक्रीज एंड इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, सिंपल सी बात है। दूसरा इंक्रीज वर्कफोर्स, काम करने वाले हाथ हमारे पास ज्यादा हैं। देन चेंजेस इन फिजिकल स्पेस, कि ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फिजिकल स्पेस में, और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन स्पेंड ऑन इन्वेस्टिंग in physical and human infrastructure, increasing savings rate, and as the working age also happens to be in the primary period for saving, prime period for saving, कि ये आपको ज्यादा पैसा दे सकते हैं for investments also, right। then rapid growth in infra and urbanization, ये भी इससे होगा, कह लो डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ने से, कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बेटर वर्कफोर्स बनाएंगी और ज्यादा रैपिड ग्रोथ को जो है वो प्रमोट कर सकती हैं अगर उनको सही से इस्तेमाल किया जाए तो, राइट। सो दीज कैन बी द एडवांटेजेस। देन एक आप फटाफट कंक्लूजन दे सकते हो कि भाई कोई भी कंट्री अपना जो है ग्रोथ को सस्टेन्ड बेसिस पे अचीव नहीं कर सकती जब तक वो अपनी पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को जो है उसको अच्छे तरीके से यूज ना करे, यूटिलाइज ना करे, राइट। पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए उसमें, वुमेन का, चिल्ड्रन का, मेन का, सभी लोगों का, राइट। वुमेन का, मेल्स का एंड फीमेल्स का, जेंडर बेसिस पे डिस्पैरिटी ना हो। हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो भी चाहिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है एंड जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है, तभी हम रियलाइज कर सकते हैं इसके पोटेंशियल को। देन यू नीड टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, है ना, विच कैन ट्रांसलेट इनटू गुड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर बिना इन्वेस्टमेंट करे ह्यूमन कैपिटल में आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो ये आप बोलोगे कि हाँ, अगर ऐसा आप करना चाहते हो कि आप अपने डीडी को या डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करो,
या उसको रियलाइज करो उसके पोटेंशियल को, तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, एल्स इट विल फर्दर वाइडन द इकोनॉमिक एंड सोशल गैप्स इंस्टेड ऑफ नैरोइंग देम। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको जो है एंड कर सकते हो। दस द पॉलिसीज जो आप बोलोगे दैट वी अडॉप्ट एंड देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन विल इंश्योर कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड बिकम्स अ boon and not a bane for our country। ठीक है, so that is how you can end it। All right, now next question, write a short note on e-shram portal। अब ये करंट बेस्ड 4 मार्कर छोटा सा क्वेश्चन है, तो अब इसमें सिंपली स्टार्ट कर दोगे कि देखो ये जो पोर्टल है लॉन्च किया था नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को क्रिएट करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटेट करना वर्कर्स को। ठीक है, तो ये सीडेड है आधार के साथ फॉर द वर्किंग एज पॉपुलेशन। एंड इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन, माइग्रेंट, मनरेगा, फिशरमैन, ये सभी जो आशा वर्कर, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सभी जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड या फिर कह लो जो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, वो सारे इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। किस पे, ई श्रम पोर्टल पे। ठीक है, ये देखो अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत मेजॉरिटी चंक हमारा क्रिएट करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका विद रिस्पेक्ट टू योर डेमोग्राफी। देन आप बताओगे इसमें नेक्स्ट के जो डेटा है दैट इज इट एम्स एट डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थ्रू एज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री, के राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार जो भी इनके लिए काम कर रही है उसमें ये हम यूज कर सकते हैं इसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के लिए। देन इट विल इंश्योर पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी, है ना, एंड वेलफेयर बेनिफिट्स टू द माइग्रेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एट देयर वर्किंग प्लेसेस, पर्टिकुलरली जो कोविड में भी काम आया। फिर ऑल एलिजिबल रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो एंटाइटल्ड हैं टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 2 लाख फॉर 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, है ना। एंड इट में ऑल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एलिजिबल वर्कर्स ड्यूरिंग एनी नेशनल क्राइसिस, कि पैंडेमिक तो है ही है, पैंडेमिक में इसको लेके आए हम, लेकिन आगे भी अगर मान लो कोई भी ऐसी आपदा, कोई भी ऐसा क्राइसिस, चाहे नेचुरल कैलामिटी चाहे मैनमेड, कोई भी ऐसी चीज आती है तब भी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। देन तकरीबन आप बोलोगे कि 22.85 करोड़ वर्कर जो हैं इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। एंड जहां से लीडिंग नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस आए हैं स्टेट्स के इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी आप बता सकते हो कि इट इज यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, एंड लास्टली इट इज झारखंड। ठीक है, और फिर आप बोलोगे कि हाँ देखो एग्रीकल्चर जो है वो अकाउंट कर रहा है 11.53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस, डोमेस्टिक वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो पीछे है थोड़ा 2.45 एंड 2.2 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम आप देख रहे हो एग्रीकल्चर से ही लोग जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द ई श्रम पोर्टल। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चंस से आपको जो है थोड़ी आपकी जो रीच है, रेंज जो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एरियाज फॉर योर मेंस एग्जाम, वो थोड़ा बड़ा होगा। कल मिलेंगे, कल का जो हमारा टारगेट एरिया रहेगा और जो हमारे टारगेट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप उसको एक बार देख लीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टडी वेल, रिवाइज वेल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।